क्लास 12 चैप्टर 2 हिस्ट्री, राजा, किसान और नगर। तो समझिएगा बच्चों ध्यान से, इसका सारांश क्या है। हड़प्पा सभ्यता के पश्चात, हड़प्पा सभ्यता के बाद लगभग 1500 वर्षों का दीर्घकाल अनेक मायनों में महत्वपूर्ण था, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता जिसका काल क्या था वो 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। फिर 400 साल के गैपिंग के बाद 1500 से 600 ईस्वी पूर्व तक है वैदिक सभ्यता आया था, समझ गए ना। वो सब को हम अगले क्लास में विस्तार पूर्वक समझाएंगे। आज की क्लास में बस ये जो राजा, किसान और नगर है उसको एक शॉर्ट तरीका से आप लोग समझ लीजिए पूरा चैप्टर को। इस दीर्घ काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों के विभिन्न भागों में कई प्रकार के विकास हुए, जैसे ऋग्वेद की रचना, ठीक है ना। वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुआ था, ठीक है। कृषक में कई प्रकार के विकास हुए थे, कृषक बस्तियों का उदय, चरवाहा बस्तियों का उदय, लौह युग का प्रारंभ, लोहा से औजार बनने का प्रक्रिया चालू हो गया था, समझ गए ना। इसी युग में हड़प्पा सभ्यता के बाद वाला सभ्यता में, समझ गए ना, जो वैदिक सभ्यता था उसके बाद में जो राजा, किसान, नगर का आगमन हुआ था वो सब में लौह युग का प्रारंभ शुरू हो गया था। लौह युग का प्रारंभिक राज्यों और राज्य वगैरह में बनने लगा था। महाजनपद, इसमें हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। राजवाड़ों का उदय, राजवाड़ों का उदय, हर एक राजा अपने अपने क्षेत्र के राजा होते थे, एक एरिया उनका कवर होता था, समझ गए ना। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि राजवाड़ों का उदय कैसे हुआ, कृषक बस्तियों का उदय कैसे हुआ, ये सब के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक स्रोत। इतिहास के पुनर्निर्माण में कौन कौन से सहायक स्रोत थे उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए इतिहास के पुनर्निर्माण में दो सहायक स्रोत को हम लोग जानते हैं। पहला क्या साहित्यिक स्रोत और दूसरा क्या पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत तो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, पुरातात्विक क्या है, ठीक है ना। साहित्यिक स्रोत क्या है बच्चों, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्राप्त साहित्यिक सामग्री जैसे धार्मिक ग्रंथ, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों का अध्ययन किया जाता है साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत, ठीक है बच्चों। पुरातात्विक मतलब क्या होता है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, कलाकृतिका और कलाकृतियाँ, ठीक है ना, और भगड़ा विशेष का अध्ययन किया जाता है। इससे आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे आपको बताएंगे सम्राट अशोक के बारे में, फिर 16 महाजनपदों के बारे में, ठीक है ना। तो आगे देखिएगा अशोक के अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इन लिपियों का उपयोग सिक्कों में भी किया जाता है। अभिलेख के जो पुराने सिक्के होते थे उसमें अशोक के भी, मतलब अशोक जो सम्राट अशोक थे मौर्य वंश के वंशज, चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट अशोक, उनका वर्णन किया गया और सिक्के में अभिलेख की वजह से उनके बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है ना। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता मिला किसको मिला था, जेम्स प्रिंसेप को मिला था। कब मिला था, 1838 में। देखिए ब्राह्मी लिपि को बढ़िया से पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसको मिला था, जेम्स प्रिंसेप को 1838 में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब तक सबसे प्राचीन प्रामाणिक सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं वे आहत सिक्के कहलाते हैं। सबसे प्रामाणिक सिक्का जो है उस सिक्कों को क्या कहते हैं बच्चा, आहत सिक्का कहते हैं। ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ढाले गए और प्रचलित किए गए। यानी वैदिक काल, जो वैदिक सभ्यता का काल था 1500 से 600, उसके बाद का जो सिक्का आया वही आहत सिक्का कहलाया था, ठीक है ना बच्चा। सबसे प्रचलित, सबसे प्रमाणित किया गया सिक्का था आहत। प्रारंभिक राज्य, अब देखिए अब यहाँ से राज्य का कहानी शुरू होगा, राज्य का कहानी शुरू होगा, वंश का कहानी शुरू होगा, ठीक है ना। बड़े बड़े राजा आएंगे, शहर विकास, नगर, सबका कहानी शुरू होगा। प्रारंभिक राज्य 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल को आरंभिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है, क्योंकि अब यहाँ से राजा का दौर शुरू होगा, यहाँ से नगर का दौर शुरू होगा, समझिए ना। यहाँ से राजा नगर का दौर शुरू होता है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से।
तो समाज में कई क्रांतिकारी परिवर्तन आए, बदलाव आए, इसीलिए इसको भारतीय इतिहास का सबसे परिवर्तनकारी काल कहा जाता है 36 शताब्दी को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों। फिर 16 महाजनपद बौद्ध और जैन धर्मों के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्य की सूची प्राप्त होती है। कौन कौन, ध्यान रखिएगा। बौद्ध ग्रंथ में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख है उनका नाम है अंग, काशी, वज्जी, मल, चेदी, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, स्मट, गांधार, कंबोज, अवंती, वत्स, कौशल, मगध। ये 16 महाजनपद है बाबू। और इस 16 महाजनपद में हम लोग चर्चा करेंगे सबसे ज़्यादा मगध पे, क्योंकि सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही था। ठीक है ना, इसको नोट कीजिए। हाँ तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली और सबसे विस्तृत फैला हुआ महाजनपद कौन था? मगध। उसके बारे में जानेंगे। 16 महाजनपदों में राजनीतिक इतिहास में मगध का नाम सर्वप्रमुख माना जाता है। 36 शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद भारत का इतिहास राज्यों के मध्य प्रभुत्व स्थापना के लिए लड़े गए संघर्ष का इतिहास रहा। इस संघर्ष में अंततः मगध को सबसे अधिक सफलता मिला। समझिए ना, तो 16 महाजनपद में सबसे अधिक और सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? मगध का था। ये बहुत फैला हुआ था। समझिए ना बच्चों। भारत का आरंभिक साम्राज्य, भारत का आरंभिक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। भारत का आरंभिक साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे बच्चों? चाणक्य और उनका चेला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों ने मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ऐसे शासकों का जन्म हुआ जिन्होंने भारत में एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया जिसकी बराबरी मध्य युग तक कोई भी शासक न कर पाए। वो शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना, वे मौर्य वंश के शासक थे जिनके नेतृत्व में पहली बार संपूर्ण देश राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे गए। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उनके द्वारा ही पूरे देश को राजनीतिक तौर पे एक सूत्र में बांधा गया था 4वीं शताब्दी में। ठीक है ना। मौर्य वंश का इतिहास जानने का साधन संस्कृत साहित्य, बौद्ध साहित्य, इसमें भी वर्णन किया गया। मौर्य वंश के इतिहास के बारे में बौद्ध साहित्य में भी वर्णन किया गया है, जैन साहित्य में वर्णन किया गया है, यूनानी विक्रांत में वर्णन किया गया है। पुरातात्विक स्रोत से भी पता चलता है मौर्य वंश क्या था, मौर्य वंश की जानकारी का स्रोत में है। ठीक है बच्चों। मौर्य वंश की स्थापना, तो मौर्य वंश की स्थापना करने वाले शासक थे, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है ना। उनके गुरु कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के सहायता से 321 ईस्वी पूर्व में मगध में जो नंद वंशीय शासक था, मगध का जो नंद वंश था, उसको समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना किए थे। किसको स्थापित किए थे? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने 321 ईस्वी पूर्व में मिलकर नंद वंश के अंतिम शासक को परास्त किया और मौर्य वंश की स्थापना की। उसका साम्राज्य पश्चिम उत्तर में अफगानिस्तान एवं बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। याद रखिएगा, देखिए उनका साम्राज्य इतना दूर तक फैला हुआ था। फिर बिंदुसार, ये बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद 298 ईस्वी पूर्व में उसका पुत्र, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार राज्य सिंहासन पर आसीन हो। बिंदुसार ने अपने पिता से प्राप्त संपूर्ण साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। यानी जो उनके पिता द्वारा संपूर्ण साम्राज्य जो था, जीता हुआ साम्राज्य था, उसको अक्षुण्ण बनाए रखा कौन? बिंदुसार। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, किसके बारे में पढ़ेंगे? सम्राट अशोक के बारे में। किस तरह से अशोक ने पूरे मगध को, पूरे मौर्य वंश के जितना भी साम्राज्य था सबको विस्तृत किया, फैलाया। समझ गए ना। और किस तरह से एक प्रतापी राजा के रूप में पूरे देश के सामने प्रकट हुआ। सम्राट अशोक की कहानी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों।